अच्छा, एक और सवाल आपसे, राम मंदिर के ऊपर आपका क्या मत है? देखिए, राम मंदिर और ये सब जो ये ढोंग पवांग का जो इन लोगों का मामला है, तो ये सब तो बस ढोंग का मामला है। राम मंदिर, हम किसी की आस्था पे हमारा कोई कुछ भी नहीं कहना। आस्था अपनी-अपनी जगह पे है। कोई क्या आस्था रखता है, कोई क्या, उससे नहीं मेरा मतलब है। अच्छा, जैसे भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े-बड़े नेता जो हैं, वो हिंदू राष्ट्र की माँग कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र हो जाए, हो जाए। आप क्या चाहते हैं? क्या आप इसमें आपका क्या मत है? वो जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं ना, वो बड़वादी व्यवस्था बनाना चाहते हैं। हम वो नहीं चाहते हैं। वो हिंदू राष्ट्र बना के वही हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, जिसमें एकलव्य का अंगूठा काटा जाता है। वही हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, जिसमें एक बहन का नाक काटा जाता है। वही हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, जिसमें पत्नी प्रेग्नेंट है, पेट में बच्चा है, उसको जंगल में छोड़ दिया जाता है। ये उनके लिए आदर्श राज्य हो सकता है, वो हमारे लिए नहीं है। हमारे साथ अम्बेडकर जन मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रवण कुमार निराला जी हैं। तमाम जो विपक्षी पार्टियां होती है, वो सत्ताधारी पार्टी से सवाल करती हैं। लेकिन अम्बेडकर जन मोर्चा के बैनर तले राष्ट्रीय अध्यक्ष एक ऐसे व्यक्ति हैं, जो सत्ताधारी के साथ-साथ तमाम विपक्षी पार्टियों के साथ इनकी लड़ाई चलती है। वो भी केवल इसलिए भूमिहीनों को भूमि उपलब्ध कराने के संबंध में। हम बातचीत करेंगे। बहुत-बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर आपको। देखा जाता है कि तमाम लोग जो होते हैं सत्ताधारी पार्टी से सवाल करते हैं, लड़ाई लड़ते हैं। आप तमाम पार्टियों से लड़ाई लड़ते हैं। किस प्रकार की यह लड़ाई है जो तमाम पार्टियों से चलती है? देखिए बॉस, आपने कहा ना कि सत्ताधारी जो पार्टी है, तो पहली लड़ाई तो सत्ता से ही होता है। हम जनता के लिए अगर कोई अधिकार चाहते हैं, तो हम सत्ता से लड़ते हैं। लेकिन यह भी सच है कि हम सत्ता के साथ उन सभी लोगों से लड़ रहे हैं, जो गरीब जनता की आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। जिनकी ज़िम्मेदारी है कि वो गरीब जनता शोषित हैं, वंचित हैं, बहुत सारे अधिकार, आज़ादी के 75 साल बीत चुके हैं। देश की बड़ी संख्या में जो गरीब जनता है, उनको उन अधिकारों से वंचित किया गया है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में सबको बराबर का सम्मान दिया, बराबर का हक दिया, बराबर का अधिकार दिया। अमीर हो या गरीब हो, एक वोट अमीर भी देता है, एक वोट गरीब भी देता है। उसका भी एक ही वोट गिना जाता है, हमारा भी एक ही वोट गिना जाता है। तो जब वोट के मामले में हम बराबर हो गए, तो जमीन के मामले में भारत में आज भी गैर बराबरी इतनी बड़ी क्यों? आज भी असमानता इतना बड़ा क्यों? किसी के पास हजारों एकड़ जमीन और किसी के पास एक डिसमिल भी जमीन नहीं। और ये जो जमीन से वंचित लोग हैं, वो ऐसा नहीं कि सिर्फ दलितों में है, ऐसा नहीं कि सिर्फ पिछड़ों में है, वो अपर कास्ट में भी लोग हैं। वो अन्य वर्गों में भी लोग हैं। तो हम उन सभी की बात कर रहे हैं। हम उन सभी की बात कर रहे हैं जिनके पास जमीन नहीं है, क्योंकि जमीन मिला ही नहीं, बटा ही नहीं। और दुनिया का जो भी आज डेवलप कंट्री आप देख रहे हैं, उन सभी देशों में जमीन का बंटवारा हुआ है। भारत ही ऐसा देश है जिसमें जमीन का बंटवारा नहीं हो पाया। अच्छा, एक और सवाल आपसे, राम मंदिर के ऊपर आपका क्या मत है? देखिए, राम मंदिर और ये सब जो ये ढोंग पवांग का जो इन लोगों का मामला है, तो ये सब तो बस ढोंग का मामला है। राम मंदिर, हम किसी की आस्था पे हमारा कोई कुछ भी नहीं कहना। आस्था अपनी-अपनी जगह पे है। कोई क्या आस्था रखता है, कोई क्या, उससे नहीं मेरा मतलब है। मेरा मसला ये है कि काम वो सरकार करे जिससे गरीबों का हित हो, नौजवानों को रोजगार मिले, सबको सम्मान मिले, सबको सुरक्षा मिले। सरकार को इस काम पे ध्यान देना चाहिए। धर्म व्यक्तिगत मामला है, किसका क्या है उससे हमें कोई लेना-देना नहीं। अच्छा, जैसे भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े-बड़े नेता जो हैं, वो हिंदू राष्ट्र की माँग कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र हो जाए, हो जाए। आप क्या चाहते हैं? क्या आप इसमें आपका क्या मत है? वो जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं ना, वो बड़वादी व्यवस्था बनाना चाहते हैं। हम वो नहीं चाहते हैं। वो हिंदू राष्ट्र बना के वही हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, जिसमें एकलव्य का अंगूठा काटा जाता है। वही हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, जिसमें एक बहन का नाक काटा जाता है। वही हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, जिसमें पत्नी प्रेग्नेंट है, पेट में बच्चा है, उसको जंगल में छोड़ दिया जाता है। ये उनके लिए आदर्श राज्य हो सकता है, वो हमारे लिए नहीं है। तमाम जो हिंदू संगठनें हैं, वो भी कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो राम राज्य आ जाएगा। तो उनका कौन-सा राम राज्य? कि एक आदमी पत्नी पे उँगली उठा देगा, ऐसे झूठा आरोप लगा दे, पत्नी को सड़क पे छोड़ दिया जाए, यही अगर अच्छा राज्य आप मानते हैं, तो मैं तो ऐसा अच्छा राज्य नहीं चाहता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि भई सबको अपनी बात कहने का हक मिले। अगर हमारे ऊपर कोई आरोप लगा रहा है, तो हमको अपनी बात रखने का हमें अधिकार मिलना चाहिए ना, हमें भी अपना पक्ष रखने का अधिकार। इकलौता एक तरफ़ा कोई निर्णय दे दे,
तो वो जो राज्य है वो अन्यायी राज्य है। मुझे ऐसे राज्य से कोई लेना देना नहीं। अच्छा, तमाम लोग आपके ऊपर ये आरोप लगाते हैं कि आप केवल दलितों की बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे? जमीन की लड़ाई में जैसे ये बात तो वो आदमी कर रहा है ना कि जो पहले से ही संकुचित मानसिकता का चश्मा अपने आंख पे लगा चुका है। वो लड़ाई को अगर आदमी ठीक से समझ रहा हो तो वो समझ सकता है कि श्रवण कुमार निराला हर भूमिहीन की बात कर रहे हैं। वो दलित परिवार के भूमिहीन हो, पिछड़े परिवार के भूमिहीन हो, अपर कास्ट के भूमिहीन हो, मुस्लिम समाज के भूमिहीन हो, मतलब गरीब तो हर वर्ग हर जाति में है ना। अभी हमने 10 अक्टूबर का जो आंदोलन किया था, आपको पता है ब्राह्मण परिवारों की महिलाएं आई थी। सभी ब्राह्मण थोड़ी अमीर हैं। ठाकुर परिवारों की महिलाएं आई थी, उनके घर के लोग आए थे, सदस्य आए थे। सभी ठाकुर थोड़ी स्टेट हैं। और दलित और पिछड़े अलग बात है कि बड़ी संख्या में यहाँ गरीबी है, यहाँ लाचारी है, ये ज्यादा दिखता है। तो अगर हम बात कर रहे हैं तो गरीबों की बात कर रहे हैं ना, ये अलग बात है कि गरीबी दलितों में ज्यादा है, पिछड़ों में ज्यादा है, तो लोगों को लगता है कि हम सिर्फ दलितों की बात कर रहे हैं। यही ठप्पा लोग बाबा साहब पे भी लगाते हैं कि बाबा साहब जी दलितों के लिए काम किए, जबकि सिंपल एक उदाहरण कि बाबा साहब ने महिलाओं को अधिकार देने के लिए मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। वो महिला जिनको बराबर का दर्जा बाबा साहब देना चाहते थे, वो सिर्फ दलित की महिला नहीं थी, वो सिर्फ पिछड़े की महिला नहीं थी, वो अपर कास्ट की भी महिला थी, वो मुस्लिम समाज की भी महिला थी, वो दलित और पिछड़े समाज की महिला। आज जो महिलाएं समाज में बराबरी के साथ कंधे से कंधा मिला के पुरुषों के साथ चल रही हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, पीएम, सीएम, जज से लेके कलेक्टर तक सब बन रही है ना, ये सब कुछ बाबा साहब ने दिया। लेकिन बाबा साहब पे भी लोग कहते हैं कि सिर्फ दलितों के लिए काम किया। बाबा साहब ना होते तो किसी भी समाज की महिला आज बराबरी के साथ सम्मान नहीं पाती। अच्छा, ये गोरखपुर है, योगी आदित्यनाथ का गढ़ है। यहाँ से बीजेपी को घेर पाना या सेध बनाना कितना आसान लगता है आपको? देखिए हम घेर चुके हैं बीजेपी को, और बहुत आप साफ साफ इसका उदाहरण समझिए। जब सरकार डरती है तब नेता को जेल भेजती है, नेता को गिरफ्तार करती है। ये मान लिया जाता है कि जब सरकार नेता को गिरफ्तार कर रही है तो आंदोलन जीत रहा है और सरकार हार रही है, यानी सरकार डरती है तब नेता को जेल भेजती है, नेता की आवाज दबाने के लिए। तो सरकार का जो अंतिम हथियार है, अंतिम जो तोप है, सरकार ने मेरे ऊपर चलाया, लेकिन वही तोप अब बैक फायर कर चुका है। ठीक, हमने देखा है भारत में तमाम लोग आते हैं, गरीबों वंचितों का नाम लेकर के फिर राजनीति करने लगते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि यही खेल निराला जी का भी है कि तमाम गरीबों के नाम पर समाज में आ रहा है और केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए? देखिए आप, हम भारत में रहते हैं और भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ वोट लेना और वोट देना भी गुनाह नहीं है और वोट लेना भी गुनाह नहीं है। श्रवण कुमार निराला गरीबों की बात कर रहे हैं, खुद दलित हैं, दलित परिवार में पैदा हुए, गरीब परिवार में पैदा हुए हैं। तो अगर श्रवण कुमार निराला, ये एक देश के अंदर एक बड़ी साजिश भी चलती है कि जब कोई गरीब का बच्चा काम करते करते अगर वोट मांगने के रास्ते पे निकल गया तो सब लोग उसकी आलोचना करना शुरू कर देते। जबकि सच्चाई ये है कि आप ये देखिए ना कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से सरकार अपने फेवर में फैसला कराती है और उसको राज्यसभा भेज देती है। तो कितनी आलोचना हुई उसकी, नहीं हुई, इस पे आवाज नहीं उठा, क्योंकि वो अमीर आदमी है। बड़े बड़े उद्योगपति, पूंजीपति राज्यसभा में चले जा रहे हैं, जहां पे गरीबों के प्रतिनिधि जाने चाहिए, और पार्टियां, जो बड़ी पार्टियां हैं, वो पैसा ले करके उनको राज्यसभा में भेज दे रहे हैं। तो पहले तो हम आंदोलन कर रहे हैं, हमारा पहला मकसद एमपी एमएलए बनना नहीं है। हमारा पहला मकसद, हमारा मुद्दा है, और वो जो मुद्दा है वो जन जरूरत का मुद्दा है, जनता की गरीबी लाचारी के समाधान का मुद्दा है। तो हमारे लिए ये नहीं जरूरी कि हम एमपी एमएलए बने, लेकिन ये जरूरी हमारे लिए है, और हमारे जीवन का मकसद और मिशन है कि हम हर दलित, पिछड़ा, गरीब, भूमिहीन, हर समाज के गरीब भूमिहीन को हम एक एक एकड़ जमीन प्रति परिवार दिलाएं। ये मेरे जीवन का मकसद है। ठीक, अभी आप कह रहे हैं हर भूमिहीनों को एक एक एकड़ जमीन दिलवाना, आखिर इसका रोड मैप है क्या? कैसे आखिर सरकार इस चीजों को मानेगी या कहाँ से जमीन उपलब्ध करवाएगी? देखिए इसी सवाल को बहुत सारे लोग, जब सवाल आता है तो बहुत सारे लोगों के मन में आता है बहुत कठिन समस्या है ये, जबकि ये कठिन समस्या है ही नहीं, और बहुत ही आसान समस्या है, आसान समाधान भी इसका है, और समाधान इसका सरकार के हाथ में है। सरकार चाह ले तो 24 घंटे के अंदर पूरे देश में हर गरीब भूमिहीन को जमीन मिल जाएगा। रातों रात सरकार बुलडोजर लगा करके किसी का घर ढहा देती है, किसी का घर गिरा दे रही है,
इसके लिए कोई विधानसभा में कानून पास हुआ? नहीं जरूरत पड़ी, सरकार पुलिस लगाती है बुलडोजर लगा के, वो अनैतिक काम के लिए। तो ये तो नैतिक काम है। आप सोचिए कि रातों रात इंदिरा गांधी जी ने इस देश के जितने भी बैंक हैं राष्ट्रीयकरण किया गया था, वो दौर समझिएगा। राष्ट्रीयकरण इस देश के अंदर सभी बैंकों का रातों रात किया गया था, और सारे जितने सूदखोर थे इस देश के, जो बड़े बड़े स्टेट थे, अपना उन्होंने अपने अपने नाम से बैंक बना रखे थे, वो सारे बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, रातों रात हो गया। रातों रात नोटबंदी हो गया, सबके पैसे सरकार ने छीन लिए। तो ये जमीन बांटना सरकार अगर चाहे तो सेना लगाए, पुलिस लगाए, फोर्स लगाए, पीएससी लगाए, तमाम सुविधाएं हैं सरकार के पास, तमाम व्यवस्थाएं हैं, और रातों रात जमीन बढ़ जाएगा, कोई मुश्किल काम नहीं। जब सीलिंग एक्ट लागू हो गया, 12 एकड़ से आप अधिक जमीन नहीं रह सकते, तो हजारों एकड़ जमीन किसी के कब्जे में क्यों है? वह तो आदमी अपराधी है ना। तो अपराधी में कितना दम है कि जो सरकार का सामना कर लेगा? वो तो चोर है ना। तो चोर में कितना दम है जो सरकार का सामना कर लेगा? वो तो गरीबों के हक पर वो जबरदस्ती कुछ लोग बैठे हुए हैं। और फिर भी मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं कि ये जो मैं बात कर रहा हूं जमीन बांटने का, तो मैं बार बार क्लियर करता हूं कि मेरा मकसद किसी का जमीन छीनना नहीं है। मेरा मकसद ये है कि गरीबों को जमीन मिल जाए। किसी के पास जमीन है तो सरकार जमीन खरीद करके, भाई जमींदारों को आप पैसा दे दीजिए, आप 4 लेन पूरे देश भर में बनाते हैं, तो लाखों एकड़ जमीन आप किसानों से खरीदते हैं और लाखों करोड़ रुपया लगा करके सड़क बनाते हैं। मतलब उस जमीन की जो कीमत होती है 14 गुना लगा के रोड बनाया जाता है, खरीदने से लेके बनाने तक। तो लाखों एकड़ रुपये जमीन और हजारों करोड़ रुपया लगा के आप खरीद सकते हैं अमीरों की गाड़ी दौड़ाने के लिए। तो गरीबों को देने के लिए जमीन क्यों नहीं खरीद सकते? उदाहरण के तौर पे अभी पिछले 2 सालों में तेलंगाना की सरकार ने जमीन दिया, वहां के लोगों को 3-3 एकड़ जमीन दिया। हम तो 1 एकड़ की बात कर रहे हैं ना। और वहां की सरकार ने बहुत आसानी से, कोई इस पे दंगा नहीं हुआ, कोई बवाल नहीं हुआ, कोई खून खराबा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जिनकी जमीन थी उनको अपनी जमीन का 4 गुना अधिक दाम मिला, तो लोग लाइन लगा के अपनी जमीन दे दिए, क्योंकि जमीन उनके लिए भी उपयोगी नहीं थी। किसी के पास 500 एकड़ जमीन, तो बताइए खेती कर पाएगा? अरे भाई 10-5 एकड़ तो माना जाता है कि आदमी इत्मीनान से देख रेख कर लेगा। उसके बाद तो उसके पास बोझ ही था ना, तो बोझ उसने सरकार को दे दिया। तो मेरा सीधा सब ये कहना और बहुत आसान इसका समाधान है। कुछ भी सरकार चाहेगी तो रातों रात गरीबों को जमीन मिल जाएगा, और सरकार नहीं चाहेगी तो जनता का जो दबाव है वो हम सरकार को दिखाएंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि जमीन आपको देना ही पड़ेगा। अभी आप बुलडोजर की कार्रवाई को बताया है कि अनैतिक कार्य है। गुंडे माफियाओं के घर के ऊपर बुलडोजर चलवाना आखिर अनैतिक कैसे हो सकता है? गुंडा माफिया, लेकिन गुंडा माफिया में आप जाति देखेंगे तब भी ठीक बात नहीं है ना। बहुत सारे यहाँ गुंडा माफिया, अब ब्रजेश सिंह का नाम सुने होंगे, पूरा प्रदेश जानता है, माफिया है बनारस के। आप धनंजय सिंह का नाम सुने ही होंगे, जो आज भी मतलब कोर्ट से फरारी काट रहे हैं लेकिन क्रिकेट खेलते हैं। तो भाई उनके ऊपर भी तो बुलडोजर चलना चाहिए ना। अपराधियों के हम समर्थन में नहीं है, लेकिन अपराधियों की कोई जाति भी नहीं होती है। अपराधी तो अपराधी होता है, तो क्रूर होता है। भाई उसने हत्या किया है, लोगों का मर्डर किया है, कितनों का घर उजाड़ा है, चाहे वो दलित हो, चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे ब्राह्मण हो, अपराधी है। तो अगर बुलडोजर चले तो सबके ऊपर बराबर चलना चाहिए। ये दोहरा चेहरा ठीक नहीं है। अंबेडकर जन मोर्चा के बैनर तले गोरखपुर में विशाल आंदोलन देखने को मिला था, और इस आंदोलन में विदेशी कनेक्शन की बातें भी सामने आई थी। क्या सच्चाई है उसमें? देखिए, जब भी कोई जनता के हित की बात उठती है, आंदोलन खड़ा होता है, तो पीछे भी आपने देखा है कि सरकार और सरकार के द्वारा प्रायोजित जो मीडिया है वो उस आंदोलन के खिलाफ निगेटिव माहौल बनाने की कोशिश करती है। किसान आंदोलन उदाहरण है। जब किसान आंदोलन देश में खड़ा हुआ तो किसान आंदोलन में रेप के आरोप लगाए गए, हत्या जैसी घटनाएं कराई गई, सरकार की तरफ से कराई गई, विदेशी फंडिंग का भी वहां आरोप लगा। लेकिन क्या हुआ अंत में? वो सच्चाई थी, किसानों के हित की मांग थी, सरकार को झुकना पड़ा। तो जब भी आप जनहित की बात करेंगे, वो सरकार आरोप दिए, जो विदेशी फंडिंग अम्बेडकर जन मोर्चा के आंदोलन में आरोप लगे, ये सरकार के द्वारा प्रायोजित प्रोपगंडा था। अगर दम होता, अगर सच्चाई होती तो हमको आसानी से थोड़ी छोड़ते। तो आप सच्चाई अब आपके सामने है कि सच्चाई जीत गया है और जो झूठ था वो हार गया है। सरकार को उसमें कहीं से कोई कनेक्शन इस तरह का नहीं दिखा, तो सरकार को पीछे हटना पड़ा। अंबेडकर जन मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रवण कुमार निराला से हम बात कर रहे थे। इन्होंने उन तमाम मुद्दों पर बेबाकी से बात किया। इनका प्रथम मुद्दा यही है कि जो भी भूमिहीन है
उन भूमिहीनों के प्रत्येक परिवार को 1-1 एकड़ की जमीन उपलब्ध कराए सरकार। उपलब्ध कराने का जो रोड मैप था उसके बारे में भी इन्होंने बताया। तो ऐसे श्रवण कुमार निराला और अंबेडकर जन मोर्चा के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।